मेरा नाम पायल है। मैं एक गांव की रहने वाली लड़की हूँ। मेरे घर में रीत रिवाज थे जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। मैं जिद्दी और पढ़ी लिखी थी, जिसका गांव में कोई महत्व नहीं था। मेरे परिवार वालों को लड़कियों की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा कि हम गरीब हैं और ऐसे लोगों को गर्व से बेटियां ससुराल में भेजना चाहिए। मगर मैंने केवल मन में एक ही सपना था, पढ़ना। मेरे घर वालों का कहना था कि हम लोग गरीब हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी बेटियां इज्जत से अपने घर को हो जाएं। मगर तुम तो पढ़ाई करना चाहती हो, आखिर पढ़ लिख कर तुम्हें करना ही क्या है? जाना तो तुम्हें फिर भी ससुराल ही है, इसलिए घर के कामकाज सीखो। पढ़ाई लिखाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मैं थोड़ी ज़िद्दी थी। मेरी तीनों बहनों से भी उनका प्यार बराबर था। हम तीनों बहनों के पास कोई भाई नहीं था। हम तीनों बहनों के बीच में बहुत प्यार और एकता थी। मम्मी अक्सर गांव में दोस्तों के साथ घूमती थी, जबकि मेरे पापा सिर्फ अपने काम से काम ही रखते थे। मेरे पापा का शहर जाने वाले रास्ते पर एक चाय की होटल थी, जहां पर आने जाने वाले लोग रुकते थे और लोग उनके होटल पर बैठकर चाय नाश्ता करते थे। अपनी जिंदगी में सुकून से जी रही थी। हमारे घर में जो लड़की शादी के लिए तैयार हो रही थी, उसे हरे रंग के कपड़े पहनाए जाते थे पहले रात, जिससे वह शादी के दिन पहले ही अपनी नींद पूरी करती थी। वह रात गहरी नींद में सोती रहती और सुबह जब उसकी आंख खुलती तो वह देखती कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। लड़की के पैरों पर हल्दी लगी होती थी और यह रस्म कुछ अजीब सी लगती थी। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और ये बात जानना चाहती थी ऐसा करने से क्या होता है, वह रात जब मेरी शादी का समय आया, मुझे हरे रंग के कपड़े पहनने को कहा गया था। मैंने अपने कमरे में जाकर चुपके से कपड़े बदल लिए और सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। बस उसी वक्त मेरे साथ कुछ अजीब सा हादसा हुआ, जिसने मुझे हैरान कर दिया। वह घटना, मेरे होश उड़ गए थे और मेरी शादी की रात। शाम के समय जब रात आ गई और आसमान में तारे चमक रहे थे, मैं छत पर बैठी हुई थी। एक चौंकाने वाली बात सुनकर मम्मी ने मुझसे कहा कि मेरी शादी अगले महीने होने वाली है। मुझे यह सुनकर अचानक सचेत कर दिया कि मेरे लिए रिश्ता कैसे तय हो सकता है और मेरी उसकी डेट भी कैसे फाइनल हो गई। मम्मी बहुत अजीब थी और बहुत गुस्सा किया करती थी, इसलिए उनसे बात करते हुए हम तीनों बहनों को डर लगता था। हम लोग सिर्फ खुलकर हंसी मजाक अपने पापा से ही कर लिया करते थे। एक दिन मम्मी ने कहा कि शादी से पहले तुम्हें हरे रंग के कपड़े पहनने हैं। वह सब कपड़े तुम्हारे लिए निकाल कर रख देगी। शादी के दिन घर में सभी मेहमान होंगे, इसलिए मैं तुम्हें बोलने भी नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम साइलेंटली कपड़े पहनो। मुझे गुस्सा आया, पर मैं चुपचाप बैठी रही। मम्मी ने हमेशा हम बेटियों को बोझ समझा था। वह चाहती थी कि उसका एक बेटा हो, पर हमारी कोई गलती नहीं थी। हम तीनों बेटियां हैं और उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। हम तीनों बेटियां पैदा हो गई और इस तरह मम्मी की चाहत अधूरी रह गई। हमारे गांव में यह अजीब ही रिवाज था। आखिर हरे रंग के कपड़े पहनने की वजह भी बड़ी अजीब थी। मैं इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इस तरह के रिवाज को किसी के सामने बताने से भी मुझे डर लगता था। यह हमारे खानदान का रिवाज था कि जिस लड़की की शादी होती थी, वह शादी की एक रात पहले अपने शरीर पर हरे रंग के कपड़े पहन लिया करती थी और सुबह जब दुल्हन की आंखें खुलती तो उसके पास ढेर सारे पैसे होते थे। लेकिन मैं इस तरह के रिवाज के बिल्कुल ही खिलाफ थी। ऐसा तो लालची लोग करते हैं जो अपनी बेटियों के बदले ढेर सारे पैसे वसूलते हैं, और हमारे घर में भी ये सब पहली बार नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बेबस थी। हालांकि इससे पहले भी मेरी बहन की शादी हुई थी, तब भी मेरे घर वालों ने ढेर सारे पैसे मिले थे। मेरी बहन के साथ भी यही सब कुछ किया गया था। मेरी मम्मी सावधान थी, क्योंकि मैं इस रिवाज को लालच समझती थी और उसके पीछे की हकीकत जानना चाहती थी। मैं एक प्लान बनाने बैठी थी, लेकिन मम्मी ने मेरी सोच को समझ लिया था। मेरी शादी किसके साथ हो रही है, मुझे ये पता नहीं था। मुझे लड़के वाले मिलने भी नहीं आए थे। फिर मुझे यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। मुझे तो कोई लड़के वाले देखने के लिए भी नहीं आए थे। मुझे इतना यकीन जरूर था, मेरी बड़ी बहन की तरह मेरी मम्मी ने मेरा रिश्ता भी मेरी फोटो दिखाकर ही फिक्स कर दिया होगा, क्योंकि मेरी बड़ी बहन को भी लड़के वाले देखने के लिए नहीं आए थे। माँ कहती थी कि मेरी बड़ी बहन ने उसकी फोटो देखकर पसंद कर लिया था। लड़के वाले कुछ दिनों में आ जाएंगे, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं थी, क्योंकि वह चाहती थी कि पहले सब कुछ अच्छी तरह से जांचा जाए। लेकिन मेरी माता पिता इसे नजरअंदाज कर रहे थे। अब मैं यही चाहती थी, मगर मेरे मम्मी पापा ने मेरी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था, और अब मैं ये भी चाहती थी कि मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मैंने मम्मी से दबे दबे शब्द में पूछने की कोशिश की थी, मगर वह गुस्सा हो गई और कहने लगी, पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। उसकी शादी किस परिवार में हो रही है, कौन सी जगह पर हो रही है, और लड़का कौन है,
क्या तुम्हारे लिए यह जानना काफी नहीं है कि तुम किस दिन दुल्हन बनोगी? मेरे मन में सवाल उठने लगे थे और मैंने खुद को रोकने के लिए कोशिश की, लेकिन मेरी माँ मुझसे कहने लगी, हमारे जमाने में तो हम हमारे माता पिता रिश्ता तय कर दिया करते थे और हमें शादी के दिन ही पता चलता था कि हम कहाँ पर विदा होकर आए हैं। मेरी जिंदगी एक उलझन सी बनी हुई थी। फिर मुझे लगने लगा कि अगर मम्मी से ज्यादा जिद की तो वह मुझे पढ़ाई के ताने देने लगेगी, और तो और मेरी बड़ी बहन को भी कोसने लगी थी। मम्मी कहने लगी, ज्यादा पढ़ लिख कर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पढ़ाई लिखाई के खिलाफ थी, लेकिन तुमने अपने पिता को अपनी बातों में ले लिया। पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, और वह तुम्हारी बड़ी बहन श्वेता जो घर से भागने की नई रस्म पैदा कर गई है, तो तुम उसकी परवाह भी मत करना। तुम दोनों बेटियों ने तो गांव में हमारी नाक कटवा दी है, किसी से नजर मिलाने के काबिल तक नहीं छोड़ा। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर खामोश हो गई थी, क्योंकि मुझे अपनी मम्मी से ऐसी ही बातों की उम्मीद थी। वह जब भी बोलती थी हम बेटियों के बारे में कड़वा ही बोलती थी। यहाँ तक कि मेरी छोटी बहन को वह छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी। उनकी बातें सुनने की हम तीनों बहनों की आदत थी, इसीलिए मैंने अपनी मम्मी की बातों को इग्नोर कर दिया और अपना मूड खराब नहीं किया। लेकिन मैं पापा से बात करना चाहती थी। मैं पापा के पास बड़ी आस के साथ गई थी। मैंने पापा से कहा, पापा मेरी जिस लड़के से शादी हो रही है मैं उसकी फोटो देखना चाहती हूँ, प्लीज आप मुझे उसकी फोटो दिखा दो। आपको तो पता होगा ना कि मेरा रिश्ता कहाँ पर फिक्स किया गया है। लेकिन बड़े हैरत की बात थी कि आज मेरे पापा ने मम्मी का रूप धारण कर लिया था। जैसे मम्मी ही मुझसे बोल रही थी, आज मेरे पापा ने मेरा साथ नहीं दिया था, वह भी मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे थे। मुझे अपने पापा से इस तरह की जवाब की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वह कहने लगे, पायल ज्यादा अपनी जबान मत चलाओ। अपने पिता से तुम्हें ऐसी बेशर्मी सी बातें करते हुए शर्म नहीं आ रही? क्या तुम भी अपने दिल में श्वेता के जैसे इरादे रखकर बैठी हुई हो? बस खामोशी से तुम शादी की रात हरे रंग के कपड़े पहन लेना, यही हमारी रीत है और यही रिवाज है। पापा इस तरह से बोल सकते थे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मेरे मन में कुछ अलग विचार आने लगे थे। मैं पापा की बात सुनकर खामोश हो गई थी। मैं समझ गई थी कि हो सकता है श्वेता की वजह से पापा का इतना बदला हुआ बिहेवियर है, क्योंकि जिस दिन से वह घर से गई है उसी दिन से पापा का मूड भी हम तीनों बहनों की तरफ से बदल गया है। मेरे पापा नहीं समझते थे कि रीति रिवाज हम बहनों को रास नहीं आए थे। आज भी सोच सोच कर मेरा दिल दहल जाता था कि सोचने की बात तो ये थी कि जिस रात मेरी बड़ी बहन की शादी थी वह बहुत खुश थी और उसने बड़ी खुशी खुशी हरे रंग के कपड़े पहन लिए थे। हम लोग तो उसकी शादी की खुशी में गानों पर डांस कर रहे थे, लेकिन आधी रात अचानक ना जाने क्या हुआ कि उसकी चीखों की आवाज पूरा घर गूंज उठा था। हमारे घर में सारे मेहमान आए हुए थे। हम सब लोग घबरा गए थे। हम जैसे ही भागकर अपनी बहन के कमरे की तरफ गए तो उसका कमरा खाली था, जबकि उसके बिस्तर पर बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। इतने सारे पैसे शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। मेरी बहन की शादी मेरी शादी से 1 साल पहले हुई थी। मुझे ये सब देखकर डर लगने लगा था। मेरी मम्मी अपनी बेटी की भागने की ज्यादा टेंशन नहीं थी। उन्होंने वह सारे पैसे उठाकर रख लिए। मैंने अपनी मम्मी से सवाल किया था कि मम्मी आखिर श्वेता कहाँ चली गई है। मेरी मम्मी ने कहा कि तुम्हारी बहन घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन न जाने क्यों मुझे मम्मी की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरी बड़ी बहन को अच्छी तरह से जानती थी। वह बहुत मासूम और सीधी थी। उसका किसी लड़के के साथ रिश्ता नहीं था और ना ही उसने कभी किसी लड़के से बात की थी। अगर उसका किसी लड़के से रिश्ता होता तो वह मुझे जरूर बताती। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर डर गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को हमेशा लड़ने की आदत थी। जब सारे मेहमान अपने अपने घरों को वापस चले गए तो फिर मैंने मम्मी से सवाल किया था, मम्मी श्वेता आखिर कहाँ चली गई है और वह किसके साथ गई है? तो मम्मी ने कहा कि तुम खामोश रहो, तुम्हें बताया ना कि तुम्हारी बहन घर से भाग गई है। क्या पता किसके साथ गई है? जाते जाते हमारे मुंह पर कालिक मल गई है। सारे गांव वाले कहते हैं कि मैंने उसकी परवरिश अच्छी नहीं की है, इसलिए तुम्हारी बहन मेरी नाक कटवा कर चली गई है। मेरी मम्मी हर बार अपनी बेटी पर इल्जाम लगा रही थी। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह से जानती थी। वह ये बात क्यों नहीं समझ रही थी कि वह गलत नहीं थी और वह कभी भाग नहीं सकती थी, क्योंकि वह तो अपनी शादी से बहुत खुश थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह किसके साथ जा सकती थी। मैंने मम्मी से कहा कि अगर श्वेता को भागना ही था तो फिर उसने शोर क्यों मचाया था? वह खामोशी से भाग भी तो सकती थी ना। क्या पता उसे किसी ने किडनैप कर लिया हो।
मेरी मम्मी ने मुझे घूर कर देखा था और कहने लगी, अभी तो छोटी है, इसलिए अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों बहनें भी अपनी बहन श्वेता पर जाओ, इसीलिए इस बात पे ज्यादा दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे और मेरी छोटी बहन को श्वेता की बहुत याद आती थी। हम दोनों बहनें आपस में यही बात करते थे कि जरूर श्वेता के साथ जो गलत हुआ है वह इतनी आसानी से कैसे जा सकती है। मैं छुप छुप कर श्वेता के लिए रोती थी, मगर वह तो ऐसी बेवफा निकली कि उसने कभी पलटकर हम लोगों की तरफ देखा ही नहीं। मेरे दिल से मेरी बहन का गम नहीं जाता था। मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी बहन को ढूंढकर ही रहूंगी। मैंने गांव में अपनी मम्मी से बाजार जाने के बहाने कई बार अपनी बहन को तलाश किया था, मगर श्वेता मुझे कहीं भी नजर नहीं आई थी। मैं और कहीं तो नहीं जा सकती थी और मेरी समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बहन को किस तरह से तलाश करूं। इसी तरह 1 साल गुजर गया था, मगर मेरी बहन का कुछ पता नहीं चला था। हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता था, वह पुलिस ऑफिसर था। मैंने अपनी मम्मी के मोबाइल से चुपके से उसे एसएमएस सेंड किया था। मैंने उसको अपनी शादी के बारे में बताया था। सिद्धार्थ 1 महीने से पहले ही हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुआ था। जब मुझे पता चला कि वह एक पुलिस ऑफिसर है, तो मैं एक दिन अपनी मम्मी से छुपकर उसके घर चली गई थी। मैंने उससे उसका मोबाइल नंबर लिया था और उससे हेल्प मांगी थी कि वह मुझे मेरी गुमशुदा बहन से मिलवा दे और मेरी बहन को कहीं ना कहीं से तलाश करने की कोशिश करें, क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर था और वह इस काम को आसानी से कर सकता था। वह मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वह एक नरम दिल और अच्छा इंसान था। मेरी शादी में भी अभी 1 ही महीना था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी, क्योंकि मैं चोरी चुपके उसके घर चली जाया करती थी और मुझे उससे कोई काम होता तो मैं उससे मम्मी के मोबाइल से चुपके से एसएमएस सेंड कर दिया करती थी। लेकिन इस दौरान वह मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने मन ही मन उसको चाहने लगी थी। मैंने अपनी शादी से 1 हफ्ता पहले उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था। उसने भी मुझे फौरन ही जवाब दे दिया था कि वह भी मुझसे प्यार करता है। वो काफी दिनों से मेरी बहन को तलाश कर रहा था, मगर श्वेता का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं सिद्धार्थ को अपनी शादी के बारे में बताने के बाद बेफिक्र हो गई थी। मुझे उम्मीद थी कि बाकी का मामला वह संभाल लेगा, मगर उसके रिप्लाई ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। शादी से 1 हफ्ते पहले उसने मुझसे कहा था कि तुम अपने पेरेंट्स का कहना मान लो और उनके कहने के मुताबिक शादी कर लो। तुम्हें अपने पेरेंट्स के फैसले के मुताबिक सर झुका देना चाहिए। मैं उसके मैसेज को बार बार पढ़ रही थी और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं बचा था, इसीलिए मैंने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी और मैंने अपनी शादी को एक्सेप्ट भी कर लिया था। मैंने अपने लिए कपड़े खरीद लिए थे। एक दिन मेरे घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि मम्मी पापा मेरी शादी का इनविटेशन हमारे रिश्तेदारों को देने के लिए शहर गए हुए थे। इसीलिए मैं और मेरी छोटी बहन घर पर अकेले थे। तभी अचानक से घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक भिखारी खड़ा हुआ था। मुझे लगा कि उसे पैसे चाहिए होंगे। मैं उसके लिए पैसे निकाल कर ले गई थी। मैंने जैसे ही उसको पैसे दिए तो उसने मेरे हाथ से पैसे नहीं लिए, बल्कि वह तो कहने लगी कि शादी की रात तुम हरे रंग के कपड़े हरगिज भी मत पहनना, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगी श्वेता की तरह। इतना कहकर वह भिखारी हमारे घर से चला गया था। मैं उसे आवाज देती रह गई थी, मगर उसने मेरी आवाज नहीं सुनी थी। मैं उसकी बात से बहुत घबरा गई थी, इसीलिए घर का दरवाजा जल्दी से बंद करके अपनी बहन के गले लग गई थी। मेरी बहन भी मुझे देखकर परेशान हो गई और पूछने लगी, दीदी क्या हो गया है? मैंने उसको उस भिखारी की बात बताई तो वह कहने लगी, दीदी यह भिखारी तो पैसे लेने के लिए ऐसा ही करते हैं। लेकिन फिर भी मैं सारा दिन उसकी बात से परेशान रही थी। रात को फिर जब मैंने सोने के लिए लेट गई तो मुझे वह भिखारी की बातें याद आ रही थी। उसकी बातों से तो मेरा शरीर थर थर कांप रहा था। उस भिखारी ने कुछ ऐसा जरूर था जिससे मुझे चौंका दिया था। आखिर ऐसा क्या था ये मैं याद नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके शब्द अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहे थे। वह कौन था और पूनम और श्वेता को कैसे जानता था? पूनम मेरी बुआ की बेटी थी और उसकी शादी भी इसी तरीके से हरे रंग के कपड़े पहनने के बाद हुई थी। उसकी शादी को 3 महीने गुजर गए थे, मगर अभी तक वह अपने मायके नहीं आई थी। हमारे खानदान में जितनी भी लड़कियां की शादी होती थी, वह अपने ससुराल जाने के बाद मायके में कभी पलट कर नहीं आती थी। हर लड़की रात में हरे रंग के कपड़े पहनती और सुबह विदा होकर अपने ससुराल चली जाती थी। लेकिन फिर उनका कोई अता पता ही नहीं मिलता था। वह कहाँ रहती, कहाँ जाती, उनकी कोई खबर किसी को होती ही नहीं थी और ना ही उनके मायके वाले इस बारे में कोई जानकारी लिया करते थे। हमारे खानदान वाले तो बेटियों को विदा करने के बाद
उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया करते थे। मैं अपनी मम्मी से पूछती तो वह कहती, यह सब कुछ इन हरे रंग के कपड़ों का कमाल होता है। मैंने ठान लिया था कि मैं हरे रंग के कपड़ों का राज जानकर ही रहूंगी, मगर जब मेरे लिए वह समय आ गया तो मेरे हौसले दम तोड़ने लगे थे। अभी भी बहुत सी ऐसी बातें थी जिनके बारे में मुझे पता लगाना था। मैंने खामोश रहने का फैसला किया था और मैं खामोशी से अपनी शादी की तैयारी करती चली जा रही थी। मम्मी और पापा मेरी तरफ दोनों ही बेफिक्र हो गए थे। अब वह अपने कामों में बिजी हो गए थे। मेरे पापा तो हर रोज चाय के होटल पर जाते थे। मम्मी पापा के घर से निकलते ही घर के कामों में बिजी हो जाती थी। हमारे घर के हालात बहुत खराब थे, लेकिन जिस दिन से मेरी बहन घर से गई थी उसके बिस्तर से हमें ढेर सारे पैसे मिले थे। तब से ही हमारे घर के हालात बहुत बेहतर हो गए थे। हमारे घर में एक से एक अच्छी चीज आ गई थी। आज दोपहर के टाइम पर मेरी मम्मी सो रही थी तो मैंने घर से बाहर निकलने का फैसला कर लिया था ताकि मुझे उस दिन वाला भिखारी मिल जाए, मगर मुझे वह कहीं नहीं मिला। मैंने उसे पूरे मोहल्ले में तलाश किया था। मैं बहुत देर तक गली मोहल्ले में उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान होती रही और फिर मायूस होकर मैं अपने घर लौट आई थी। मैं घर वापस आ रही थी तब अचानक मेरी नज़र सिद्धार्थ के घर पर पड़ी। मेरे दिल में ख्याल आया था कि 4 दिन बाद मेरी शादी है, मुझे एक बार सिद्धार्थ से बात कर लेनी चाहिए। आखिर मुझे भी तो मालूम हो कि उसने अचानक मुझसे नजरें क्यों फेर ली हैं। मैं यही सोचती हुई सिद्धार्थ के घर अंदर चली गई थी। मेरी खुशकिस्मती यह थी कि सिद्धार्थ के घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं दबे दबे कदमों से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक मुझे किसी लड़की की आवाज़ आई थी। मुझे लगा था कि शायद वह किसी और की मोहब्बत में फंस चुका है। मेहंदी के बाद संगीत और फिर मेरी विदाई का टाइम भी आ गया था। मैं डर से कांप रही थी। जब शादी के दिन एक दिन पहले मम्मी ने मुझे वह हरे रंग के कपड़े लाकर दे दिए जो हमारे खानदान के हर दुल्हन को पहनाए जाते थे। वह कपड़े उन्होंने मुझे पहनने के लिए कहे थे। मैंने वह कपड़े पहनकर मम्मी को यह जाहिर कर दिया था कि मैं कपड़े पहन चुकी हूँ। लेकिन मम्मी के जाते ही जब सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए थे तो मैंने खामोशी से कपड़े चेंज कर लिए और वह हरे रंग की मम्मी के दिए हुए कपड़े मैं अलमारी में छुपा दिए थे। जो मैं हरे रंग के कपड़े पहले ही मार्केट से लेकर आई थी, मैंने उनको पहन लिया था। मैं सोने के लिए लेट गई थी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक मुझे किसी की खटपट की आवाज आने लगी थी। कोई दबे दबे कदमों से मेरे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मैं बहुत डर गई थी। वह आवाज धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ आ रही थी। फिर अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया था। सामने खड़े हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ खड़ा हुआ था। सिद्धार्थ ने मुझे खामोश खड़े रहने का इशारा किया था और फिर वह कान में कहने लगा कि चुपचाप मेरे साथ चलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने दिल की सुनने की ठान ली थी। मैं चुपचाप सिद्धार्थ के साथ चली गई थी, जो मुझे हमारे घर के पीछे ले गया था। फिर वह कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। मैं समझ गई थी कि वही मेरा रखवाला है। मुझे वही हमारे खानदान की बाकी लड़कियों की तरह गायब होने से बचा सकता है। मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने मुझे दीवार कूदने के लिए कहा था। मैं उसके साथ दीवार कूदकर अपने घर की चारदीवारी से दूर हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने मेरा साथ किसी मेहरबान दोस्त की तरह दिया था। उसने मेरे लिए खाना बनाया था और मुझे खाना खिलाकर उसने मुझे अपने घर में ही बना हुआ एक कमरा दिखा दिया था और कहने लगा कि तुम यहाँ पर आराम करो। मैं कमरे में आराम करने के लिए चली गई थी और बिस्तर पर लेट गई थी और मैं जैसे ही लेटी तो मैं गहरी नींद में चली गई थी। सुबह जब उठी तो मैं सिद्धार्थ को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखा था। वह कहने लगा कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, मेरे जाते ही तुम दरवाजा बंद कर लेना। मैंने सिद्धार्थ के जाते ही उसके घर के दरवाजे को अच्छी तरह से अंदर से लॉक कर दिया था। दोपहर के 1 बज रहा था जब मुझे पड़ोस के बैंड बाजे की आवाज आ रही थी। मैं बड़ी हैरान हुई थी कि आज किसकी शादी है। 2 घंटे के बाद ही वह बारात बड़ी धूमधाम के साथ वापस लौट गई थी। फिलहाल मैंने इग्नोर कर दिया था और मैं सिद्धार्थ के घर की सफाई करने के बाद किचन में ठंडा पानी पीने के लिए गई थी कि किसी ने पीछे से आकर मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया था, जिसमें शायद नशे की दवाई मिली हुई थी। उसे सूंघकर मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक टूटे फूटे घर में पाया था। मैंने आंख खोलकर इधर उधर देखने की कोशिश की थी। वह बहुत अजीब सा और छोटा सा कमरा था। जमीन भी कच्ची थी और बाहर से छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। मेरा सर बहुत घूम रहा था, लेकिन मैं फिर भी उठकर बैठ गई थी। मैंने सोचा था कि मैं बाहर जाकर देखूं कि आखिर मैं कहाँ आ गई हूँ। मैं जैसे ही बाहर गई तो बाहर 3 जवान लड़कियां बैठी हुई थी। वह तीनों मुझे देखकर मुंह सिकोड़ने लगी थी। तभी घर की तरफ से एक औरत निकलकर आई। वह मुझे देखकर कहने लगी कि हमारे घर इतनी देर तक सोते रहने का रिवाज नहीं है, तुम अपने चाल चलन सीधे कर लो।
मैं तो उस औरत की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने उससे कहा कि आखिर आप कौन हो और मैं इधर क्या कर रही हूँ? ये किसका घर है? मैं कहाँ पर आ गई हूँ? मैं उस औरत से तरह तरह के सवाल करने लगी थी। उस औरत ने किसी को आवाज लगाई थी, अरे महेंद्र आजा, तेरी पत्नी सोकर उठ गई है। पति महेंद्र की? मैं तो यह बात सुनकर हैरान रह गई थी। मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी, बल्कि मुझसे शादी तो सिद्धार्थ करना चाहता था और वह मुझे अपने घर पर ले गया था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बार बार यही सब कुछ सोच रही थी, तभी कोई 55 साल का आदमी छत से उतरकर नीचे आ गया था। वह तीनों जवान लड़कियां उसी की थी। उसकी सबसे बड़ी बेटी की उम्र 19 साल की थी और बाकी दोनों बेटियां उसे 2-2 साल छोटी थी। वह बहुत काला सा और मोटा सा आदमी था। वह आदमी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ था। फिर वह अपनी माँ की तरफ देखकर कहने लगा कि हमारी शादी का बंदोबस्त किया जाए। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं चिल्लाने लगी थी कि कौन हो तुम लोग, मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? मैंने उससे कहा कि मैं जानती हूँ, तुम लोगों ने मुझे सिद्धार्थ के घर से किडनैप किया है। वो तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं। वो मोटा सा आदमी हंसकर कहने लगा, तुमने बिल्कुल ठीक आइडिया लगाया है। हमने तुम्हें किडनैप किया है, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि सिद्धार्थ तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा गांव इस जगह से बहुत दूर है। अब तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम मेरे साथ खामोशी से शादी कर लो, नहीं तो तुम्हें इस घर का खाना तक नहीं दिया जाएगा और फिर भूख से बिलख बिलख कर तुम मर जाओगी। जिद करने से अच्छा है कि तुम खामोशी से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं उस आदमी की कड़ाकेदार आवाज से डरकर रोने लगी थी। मैं समझ गई थी कि यहाँ से बाहर निकलना मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैंने खामोशी से महेंद्र का कहना मान लिया था। इसी तरह मेरी शादी महेंद्र के साथ हो गई थी और मैं कम उम्र की लड़की उसकी जवान बेटियों की मां बन गई थी। मेरी अनचाही सास तो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। उसने घर का सारा काम मेरे हवाले कर दिया था कि अब किडनैप करके लाई गई बहू ही घर का सारा काम किया करेगी। मैंने सब कुछ बर्दाश्त करना सीख लिया था और खुद को इस घर के माहौल में ढाल लिया था। यह भी मेरे गांव की तरह एक गांव था, मगर यह बहुत पुराना गांव लग रहा था। यहाँ पर तो गैस का चूल्हा भी नहीं था। मिट्टी के चूल्हे पर ही आग जलाकर खाना पकाना पड़ता था। आग जलाते जलाते मेरी आंख धुएं से फूट जाती थी। काफी समय तक तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आता था। मैं अपनी किस्मत को घंटे बैठकर रोती रहती थी और महेंद्र की तीनों बेटियां मुझे तंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। महेंद्र की सबसे बड़ी बेटी मुझसे सिर्फ 2 साल छोटी थी और रिश्ते में मैं उसकी मां बन गई थी। महेंद्र की पहली पत्नी मर चुकी थी, इसलिए उसने मुझसे दूसरी शादी की थी। मैं तीनों लड़कियों के सारे काम किया करती थी और अपनी सास की खूब सेवा किया करती थी, लेकिन मैंने खुद को हर लम्हा जो करना करके रखा हुआ था। मेरी सास के पास सारा दिन गांव की औरतें आती रहती थीं। उनकी ही वजह से तो मुझे पता चला था कि मुझे बंगाल के एक छोटे से गांव में लाया गया है, जबकि मेरा घर बंगाल से बहुत दूर था। मैं कभी बंगाल नहीं आई थी। यहाँ पर तो मेरा कोई अपना भी नहीं था। मुझे कोई ढूंढ नहीं पाता, इसीलिए मुझे यहाँ से गायब होने के लिए खुद ही कोई कोशिश करनी थी। इसी गांव में महेंद्र की पत्नी बनकर रहना मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इस तरह मैं रह रहकर मर जाती। एक दिन मैं घर के सारे काम कर रही थी, जब मुझे एक आइडिया याद आया। मैं फौरन ही चक्कर खाकर गिर गई थी। महेंद्र दौड़ता हुआ मेरे पास आया और मुझे करीब आकर अस्पताल ले गया था। मैंने सारे रास्ते थोड़ी थोड़ी आंख खुली रखी थी। मैं रास्ते को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने बेहोश होने का नाटक 2-3 बार किया था। फिर मैंने अपनी सास से कहा था कि आप क्यों घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जाती हो? अब आपके आराम के दिन आ गए हैं। अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मैं घर के सारे काम किया करूंगी और साथ ही साथ आपकी सेवा भी करूंगी। लेकिन वह बुढ़िया भी बड़ी चालाक औरत थी। मुझ पर इतनी जल्दी भरोसा कैसे कर सकती थी? फिर मैंने अपने पति की बेटियों से दोस्ती बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी मीठी मीठी बातों और उनके हर अत्याचार को बर्दाश्त करके उनके दिलों को जीत लिया था। और मैं महेंद्र की भी हाँ में हाँ मिलाया करती थी, ताकि उसको लगे कि उसकी पत्नी बहुत अच्छी है। घर को मैंने पूरी तरह से संभाल लिया था और इस घर के लोगों का भी दिल जीत लिया था। तब कहीं जाकर इन सबको मुझ पर यकीन हुआ था और मुझे यहाँ आए हुए भी 4 महीने गुजर गए थे। मेरी सास ने मुझे घर से बाहर सामान खरीदने की भी परमिशन दे दी थी। मैं हर रोज रास्ते में ठहर कर किसी न किसी औरत से पूछती रहती थी कि यहाँ पर बस का अड्डा किधर है, यहाँ से बस अड्डे पर कैसे जाया जाता है। यह सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते करते मुझे पूरे 1 महीना लग गया था
और फाइनली मेरी आज़ादी का दिन भी आ गया था। मैंने रोज की तरह जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए और अपनी सास को खाना बनाकर दे दिया। महेंद्र की 3 बेटियों को भी मैंने सारे काम कर दिए थे। मैंने इन सबको खाने में नींद की दवाई मिलाकर दे दी थी। अब वह सब लोग खाना खाते ही सो गए थे, जबकि महेंद्र किसी काम से बाहर गया हुआ था। मैंने घर से कुछ पैसे उठाकर लिए और फिर खामोशी से घर से फरार हो गई थी। अब मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, इसीलिए मुझे खुद पर बहुत भरोसा था। मगर मेरा डर अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहा था। डरते डरते मैं बस अड्डे तक आ गई थी और फिर बस में बैठ गई थी। और फिर फाइनली जब बस चली तो मेरी सांस में सांस आई थी। अब सारा रास्ता इसी तरह से गुजर गया था। मैं अपने गांव पहुंच गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। अब मैं कहाँ जाती, ये फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मगर मैं अपनी एक फ्रेंड के घर की तरफ चली गई थी। वह मुझे देखकर शॉक रह गई थी। वह कहने लगी कि तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारी शादी तो बंगाल में हुई थी और तुम्हारा पति कहाँ है? मैंने उससे कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी बंगाल में हुई थी? तो वह कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारे घर गई थी। तुम्हारी बारात जैसे धूमधाम से आई थी उसी तरह धूमधाम से वापस गई थी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। बंगाल में मेरे साथ जो कुछ हुआ था वह सब कुछ मैंने उसे बता दिया था। और मैंने उसे ये भी बताया था कि मैं तो घर से भाग गई थी। मैंने उससे कहा कि मैं तो सिद्धार्थ के घर गई थी, पता नहीं मुझे कौन किडनैप करके बंगाल ले गया था। मेरी फ्रेंड कहने लगी, हम इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। इसीलिए उसने मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में ही छुपा कर रखा हुआ था। वह बहाने बहाने से मेरे घर जाकर मेरी मम्मी से इन्फॉर्मेशन लेती रहती थी, मगर मेरी मम्मी उसे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद मम्मी का मेरे ससुराल वालों के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं था। मैंने अपनी फ्रेंड से एडवाइस लेकर सिद्धार्थ के साथ मिलने का इरादा बनाया था। इसीलिए मैंने रात के टाइम जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई देख ले। इसीलिए मैं सबसे छुपती छुपाती हुई सिद्धार्थ के घर पहुंच गई थी। सिद्धार्थ के घर का दरवाजा हमेशा खुला ही मिलता था। मैं उसके घर में चली गई थी। मुझे सिद्धार्थ की किसी से फोन पर बात करने की आवाज आ रही थी। वह तेज तेज बोल रहा था कि वह फोन पर किसी से झगड़ा कर रहा था। वह कहने लगा कि अगर लड़की भाग गई है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और मैं भी तुम्हारे पैसे वापस नहीं करूंगा। उस लड़की का ध्यान तुम्हें रखना ही चाहिए था। मैं उसकी बात सुनकर शॉक रह गई थी। मैं समझ गई थी कि इसका मतलब ये कि सिद्धार्थ इस सब के पीछे है। मैं उल्टे पैरों अपने फ्रेंड के घर वापस आ गई थी। मैंने उसको पूरी बात सुना दी थी, तो वह भी काफी परेशान हो गई थी। मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए और किससे मदद मांगी जाए। इसीलिए मैंने अपने दोस्त की एडवाइस पर ध्यान देने की ठान ली थी। हम दोनों सीधा पुलिस स्टेशन पर चले गए थे और मैं सिद्धार्थ से मिलने के लिए गई तो वह खुद शॉक रह गया था। वह कहने लगा, तुम्हें हमारी प्लानिंग के बारे में कैसे पता चल गया? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारी किडनैपिंग में मेरा हाथ भी है? मुझे सिद्धार्थ की बात सुनकर करंट लगा था। फिर मैं मुस्कुराकर कहने लगी कि हर मुजरिम अपना जुर्म करने के बाद कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़ देता है। तुमने भी एक निशानी छोड़ दी थी। मुझे ये बताओ कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया? सिद्धार्थ कहने लगा कि मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे रिश्तेदारों की ही गैंग का हिस्सा हूँ। तुम्हारी फैमिली में रिवाज है कि शादी के एक रात पहले लड़कियों को गायब कर दिया जाता था। इसीलिए हरे रंग के कपड़ों का नाटक किया जाता था। दरअसल उन हरे रंग के कपड़ों पर नशे की दवाई मिली हुई होती थी, जिसको पहनने के बाद लड़कियां बेहोशी का शिकार हो जाती थी और वह लोग उनको लड़कियां बेच दी जाती थी। वह उसे उठाकर ले जाते थे और उसकी जगह ढेर सारे पैसे रख जाते थे। इसीलिए ऐसा किया जाता था ताकि शादी के समय दूल्हे को देखकर दुल्हन शादी से इनकार ना कर दे। और फिर सुबह के समय बारात आई थी और बिना दुल्हन के ही वापस चली जाती थी, क्योंकि दुल्हन तो पहले ही ठिकाने पर पहुंचा दी जाती थी। तुम्हारी बड़ी बहन श्वेता ने भी उस रात बहुत चालाकी की थी। उसने वह कपड़े बदल लिए थे और वह बेहोश नहीं हुई थी। जबकि उसके खरीदार आए तो वह डर गई थी, इसीलिए वह चिल्लाने लगी थी और वह लोग घबरा गए और उसे उठाकर ले गए थे। इसीलिए तुम्हारी मम्मी ने सबको बता दिया था कि उनकी बेटी भाग गई है। हर लड़की जो बेची जाती थी वह शादी के लिए ही बेची जाती थी, क्योंकि कई अलग अलग शहर और अलग अलग जगह पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी शादियां नहीं होती। उन लोगों की शादी हम इस तरह पैसे वसूल करके करवाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा तुम लोगों के पेरेंट्स का होता है। तुम्हारी बड़ी बहन बहुत ज्यादा जिद्दी थी। वह किसी हाल पर भी उस उम्रदार आदमी की पत्नी नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए उसको जबरदस्ती किडनैप करके इतनी दूर भेज दिया गया कि तुम कभी भी अपनी बहन को ढूंढ नहीं सकती। हमें पता था कि हर लड़की को उन कपड़ों पर शक होता था और तुम भी बहुत चालाक हो। सबसे ज्यादा शक तो तुम्हें था। तुम्हारी मम्मी मुझे
इस बारे में पहले ही बता चुकी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पड़ोस में पुलिस ऑफिसर बनकर आ गया था और तुम्हारी मम्मी को ये भी पता चल गया था कि तुम मुझे एसएमएस करती हो, इसीलिए तुम आसानी से हमारे जाल में फंस गई थी। ऐसी ही बाकी सारी लड़कियां भी मेरी बातों में आ गई थी। मैं किसी के लिए कुछ भी बन जाता था और उनको अपने घर में जगह दे दिया करता था। उसके बाद वह लड़कियां ही मेरे घर से किडनैप हो जाती थी। तुम्हारी रिश्तेदार की लड़की अपने अपने पति के साथ जिंदगी गुजार रही है और वह सलामत है। हालांकि उनके पतियों में कोई ना कोई कमी है, लेकिन तुम दोनों बहनें बहुत चालाक हो। अब मुझे सिद्धार्थ की बात पूरी समझ आ गई थी कि मेरे माता पिता और मेरे सारे रिश्तेदार भी इस काम में मौजूद थे। मैंने अपने माता पिता और सारे रिश्तेदारों के बारे में पुलिस को बता दिया था और उन लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया था। अब मैं अपनी छोटी बहन के साथ ऐसा नहीं होने देना चाहती थी जैसा हम दोनों बहनों के साथ हुआ था। इससे पहले कि वह सब लोग अरेस्ट हो चुके थे, मुझे अपनी मम्मी से इसलिए नफरत थी क्योंकि वह बहुत चालाक औरत थी। उन्होंने कभी भी अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं की थी। मेरे पापा गलत इंसान नहीं थे, वह मम्मी के कहने में आकर ही दौलत के लालच में अंधे हो गए थे, जिस वजह से उन्होंने खामोशी से अपनी बेटियों को किडनैप होने दिया था। जितनी भी लड़कियां जबरदस्ती की जिंदगी गुजार रही हैं, पुलिस ने उन सारी लड़कियों से पूछताछ कर ली और इस दौरान मुझे मेरी बहन भी मिल गई। लेकिन मेरी बहन ने फैसला कर लिया था कि वह जिस इंसान की पत्नी है, इसीलिए वह उसके साथ ही जिंदगी गुजार रही है। अपनी बहन को इतने सालों बाद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, पर मैं अपनी छोटी बहन के साथ इस घर में रह रही हूँ और हम दोनों बहनें अब अपने माता पिता के बगैर अकेले हो गए क्योंकि उन दोनों को सजा हो चुकी है। हम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं। ऐसे माता पिता का हमें कोई फ़ायदा नहीं है जो अपनी बेटियों की ज़िंदगी अपने ही हाथों से तबाह करते हों। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि चैनल पर आने वाली नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।